Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आप लोगों के बीच फिर से एक बार क्लास 10th थर्ड लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु लेकर उपस्थित हूँ। इस लेसन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेटल जो होते हैं किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते थे कि मेटल जो होते हैं मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में का मतलब ये होता है कि मेटल जो है किसी अन्य पदार्थ के साथ उपस्थित नहीं है, अर्थात वो ऑक्साइड या जंग ऐसी या किसी और भी नॉन मेटलाइड या मेटल के साथ संयोग नहीं करते हैं। संयुक्त अवस्था में अधिकांश धातुएं पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था मतलब समझ लीजिए वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जैसे आयरन हो गया, कापर और गोल्ड हो गया, यहाँ पे ये मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। ज़्यादा करके मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ स्थिति में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। बच्चों के एक फेमस क्वेश्चन हाई स्कूल का है, खनिज और अयस्क किसे कहते हैं? तो अगर हम लोग एक वन लाइन की बात करें, वन लाइनर अगर समझने का प्रयास करें तो खनिज का मतलब यह हुआ कि जिसे मिट्टी की सतह है तो दोनों ही आप जानते हैं रॉ मटेरियल जो है नीचे ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब खनिज किसे कहते हैं? मतलब जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने में कम व्यय करना पड़े उसे अयस्क कहेंगे। जिससे हमें कम व्यय पे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए उसे अयस्क कहेंगे, और जिससे शुद्ध धातु प्राप्त करने में अधिक व्यय करना पड़ता है उसे क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं, ठीक है। मिनरल होता है और ओर होता है। मिनरल जो होते हैं या खनिज होते हैं इनमें क्या होता है, अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, इसलिए इन पे अधिक व्यय करना पड़ता है। जबकि अयस्क जो होते हैं ये भी ज़मीन के मिट्टी की सतह है, मिट्टी के नीचे ही पाए जाते हैं, परंतु इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने में हमें कम व्यय करना पड़ता है। तो साधारण सा नियम, अधिक व्यय करना पड़े तो खनिज है, कम व्यय करना पड़े तो वो क्या है? अयस्क हैं। वे खनिज जिसमें अधात्विक की मात्रा कम हो या वे खनिज पदार्थ जिसमें से क्या हो शुद्ध धातु प्राप्त करने में कम व्यय करना पड़े उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क जो होते हैं इसमें आप लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। अयस्क जो होते हैं कुछ होते हैं ऑक्साइड अयस्क होते हैं। ऑक्साइड अयस्क मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। इसके अयस्क जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो उसे ऑक्साइड अयस्क कहेंगे, ठीक है। अगर किसी भी अयस्क में कार्बोनेट उपस्थित है तो उसे कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। सल्फर उपस्थित है तो सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं पायराइट है, ठीक है, कॉपर फेरस सल्फाइड है, या आप इसको अर्जेंटाइट भी कह सकते हैं, सिल्वर सल्फाइड भी कह सकते हैं। उसके बाद क्लोराइड अयस्क है, ठीक है। क्लोराइड अयस्क जैसे हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, हार्न सिल्वर नाम है, या सिल्वर क्लोराइड कह सकते हैं, कार्नेलाइट हो गया। ये सब कैसे हैं? क्लोराइड अयस्क हैं, मतलब इसके अयस्क में क्लोरीन उपस्थित होगा। अब बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा किसी भी धातु यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी? धातु निष्कर्षण कहलाएगी, ठीक है। धातुएं आप लोग जैसे पता, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ कि जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो भूपर्पटी से ही होता है, भूपर्पटी से ही पाया जाता है। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु निष्कर्षण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो निष्कर्षण की प्रक्रिया के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न अपक्रियाशील धातुएं, मध्य अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं, ठीक है। निम्न अपक्रियाशील धातुएं मतलब जो अपक्रिया बहुत कम करती हैं, उसके बाद है थोड़ा उनसे ज़्यादा करती हैं, और एक है सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? गैंग किसे कहते हैं पहले जान लीजिएगा। अयस्क से गैंग का मतलब होता है कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी जो भी चीज़ें उसे क्या कहते हैं? गैंग या धात्री कहते हैं, ठीक है।
अयस्क से गैंग के पृथक करने या समृद्धिकरण को अयस्क का सांद्र कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इस पे आप डीपली पढ़ेंगे। 11th में 12th में एक लेसन है सक्रियता श्रेणी। किसी भी धातुओं के अपक्रिय करने या न करने के आधार पर उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे धात्विक सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कोई भी धातु दूसरे धातु से कितनी, कोई भी तत्व दूसरे तत्व से कितनी तेज अपक्रिय करता है, कितनी शीघ्रता से करता है, तो इसी क्रम के आधार पर हम उन्हें एक क्रमबद्ध श्रेणी का आधार रखें तो उसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। जैसे ये धातुएं बहुत कम अपक्रियशील होती हैं, इन्हें केवल गर्म करके या शुद्ध धातु, मतलब गर्म कर देंगे सीधा आप शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मरकरी सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड या सिनेबार भी कहते हैं। सिनेबार के यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान देंगे, सिनेबार के दो अणु को हम जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, मरकरी का ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। मरकरी का ऑक्साइड फिर थोड़ा सा गर्म करेंगे, मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जी का मतलब गैस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जी का मतलब गैस है तो मरकरी गैस, जी मतलब मरकरी होता है। फिर हम लोग आगे चल देखते हैं क्या कह रहे हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के निष्कर्षण। प्रकृति में धातुएं प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट गैस के रूप में पाई जाती हैं, जिनका निष्कर्षण करने के लिए निम्न प्रक्रिया करानी पड़ती है, क्योंकि निष्कर्षण सामान्य रूप से नहीं हो सकता अगर हम करके आप निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं। भर्जन निस्तापन बहुत फेमस हेडिंग है। भर्जन किसे कहते हैं समझिए। भर्जन का मतलब होता है कि जब क्या करें, निम्न ताप पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन या वायु की निश्चित मात्रा की उपस्थिति में यदि शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, और जब अनियंत्रित मतलब वायु की जब अनुपस्थिति में कोई शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है तो उसे निस्तापन कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है, जिंक ब्लेड है या आप कह सकते हैं जिंक सल्फर को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये तो हो गया एक समान रिएक्शन है, दोनों सब गैस थे। सल्फर जो है गैस अवस्था में प्राप्त होगा, बाकी जिंक ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात करते हैं निस्तापन। वायु के अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने पर, गलनांक नीचे मतलब इतना मत गर्म करिए को पिघल जाए, इतना गर्म करिए पिघलने से थोड़ा कम तक। ठीक है, गलनांक किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिस ताप या प्रक्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, जैसे कि जिंक को कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हो जाएगा, तो इसके लिए आपको वायु का जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। ऑक्साइड अयस्क मतलब जैसे किसी में ऑक्साइड उपस्थित है तो उसको क्या करें, कुछ प्रक्रिया करके ऑक्सीजन निकालने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, ऑक्साइड अपचयन कहलाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बन जाए, इसे क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया क्या कहेंगे, ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं या धातु के अपचयित नहीं होते हैं, इन्हें पृथक करने के लिए वैद्युत अपघटनी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। वैद्युत अपघटनी विधि क्या है इसको हम बताते हैं आपको। वैद्युत अपघटनी विधि में ऐसे एक सेल होता है, ठीक है, सेल में क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है, उसमें एक वैद्युत अपघट, जैसे मान लीजिए हम सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर नाइट्राइड ले लेंगे या सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे या सिल्वर सल्फाइड ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक क्षण होती है प्लस वाली जिसे हम लोग कहते हैं एनोड, उसके बाद एक क्षण होती है माइनस की जिसे कहते हैं कैथोड। तो जिसमें अशुद्धियाँ उपस्थित हैं उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग उसको रखेंगे कैथोड पर, और जो शुद्ध सोना है चांदी जिसका हमने शोधन करना है उसको हम रखेंगे कैथोड पर। उसका जब धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध सिल्वर जो मात्रा होगी सब धीरे धीरे कैथोड के ऊपर जंग के रूप में जम जाएगी और बाद में उसको पृथक करके निकाल लेंगे। इस प्रक्रिया कहते हैं वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किसी भी सक्रिय धातु का शोधन। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, इन धातुओं लवण जैसे क्लोराइड हो गया द्रवित रूप में विद्युत अपघटित करते हैं। जैसे वैद्युत अपघट किसे कहते हैं बता दें, वे तरल पदार्थ जिसके उपस्थिति में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया धारा प्रवाह किया जा सकता है उसे वैद्युत अपघट कहते हैं। मुख्य रूप से तो
सोडियम क्लोराइड का ही प्रयोग अधिकांश रूप से किया जाता है सक्रियता बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए वो 12th लेवल की चीज़ें हो गई हो। धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग मेटल कैसे होता है। इस प्रक्रिया में कॉपर, निकिल, चांदी, सोना आदि का शोधन वैद्युत और खंडित विधि द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया वैद्युत मतलब धातुओं का परिष्करण कहलाती है या रिफाइनिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध धातु को एनोड रखते हैं, शुद्ध धातु को कैथोड रख के उसके बाद धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये प्रक्रिया है, चित्र है। इसे कॉपर को हमें शोधन करना था तो हमने कॉपर सल्फेट विलयन लिया और शुद्ध कॉपर को कैथोड रख दिया, शुद्ध को एनोड रख दिया, धारा प्रवाहित किया तो शुद्ध कॉपर सब कैथोड पा के बाद हमने कैथोड पर से उसको पृथक कर लिया। आ जाए धातु संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं में से जब पानी, वायु, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उससे क्या होता है, ऑक्साइड बनता है, जिससे जंग या मोर्चा कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं, जिससे धातुओं की मात्रा लगातार ऐसी होती है धातु की मात्रा में कमी आ जाती है। परंतु एक क्वेश्चन बनता है, यदि लोहे में जंग लगे तो क्या लोहे का वजन बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लोहे का वजन पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। उपधातु किसे कहते हैं, कुछ पदार्थ जिसमें धातु अधातु दोनों गुण होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल किसे कहते हैं, पीतल आप लोग जैसे जानते ही होंगे, कॉपर में 70% होता है, जिंक 30% होता है। तांबा पीतल थोड़ा सा अंतर होता है, तांबा में 88% क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है, एंटीमनी। ठीक है, उसके बाद कुछ मिश्र धातु निम्नलिखित हैं। ठीक है, मिश्र धातु जैसे आप लोग देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, उसके बाद पीतल देख रहे हैं, ये सब चीज़ें मिश्र धातु। आज के लिए बस इतना ही। कुछ ऐसे कुछ कारणों का आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिलहाल आप लोग पढ़ाई निरंतर करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस स्थिति में अपने आप को मेंटेन बना रखिए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचाएँ जिससे वो भी लोग जुड़ें और चीज़ों को समझें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।